आपका जाना ज़रूरी है क्या? ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर सोनू वंश का टाई बांधते हुए कहती है। दोनों ही रेडी होकर पॉलिटिशियन मीटिंग के लिए जा रहे थे। वैसे उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, पर कहते हैं ना, अपने पैर किसी भी फील्ड में मजबूत करने के लिए ज़रूरी है पॉलिटिकल पावर। अगर ये पार्टी उनके कंट्रोल में रहे तो किसी भी काम को अंजाम देने के लिए गवर्नमेंट कभी उनके रास्ते में नहीं आएगी। वंश टाई बांधकर हट जाता है तो सोनू वंश का टाई बांधने लगती है। साथ ही उसका छोटू सा चेहरा और छोटा हो गया था। दोनों इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, पर कोई ऑप्शन नहीं था। उनकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर तुम ऐसे उदास रहो तो हम नहीं जा पाएंगे। अब जल्दी से स्माइल करो, वरना मैं तुम्हारे बाइट कर लूँगा। कल वाली जगह पर अंश की बात सुनकर सोनू का हाथ अपने सीने पर चलता है और वो ज़बरदस्ती बड़ी सी स्माइल देती है, जिसे देख वंश ज़ोर ज़ोर से हंसता है और अंश के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कान आ जाती है। दोनों बारी बारी उसके होठ और माथे को चूमकर बाहर चले जाते हैं। सोनू बालकनी में खड़ी होकर उन्हें जाता देखती है। कुछ भी ना करने के लिए होने के कारण वो अपने रूम में जाकर स्टडी करने लगती है। पूरे घर पर आज डबल सिक्योरिटी लगी हुई थी और उन्हें शेन खुद इंचार्ज कर रहा था। एक बड़ा सा हॉल जिसके एक तरफ बहुत सी कुर्सियां लगी हुई थी और एक साइड सोफ़ा, बीच में एक टेबल थी और उसकी कुर्सी पर संजय पवार थोड़ी टेंशन में बैठा था। एक तरफ कुर्सियों पर बैठे पार्टी के मेंबर्स ने पूरे हॉल को फिश मार्केट बना के रखा हुआ था। तभी एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और ब्लैक सूट पहने मोस्ट हैंडसम माफिया किंग्स की एंट्री हुई। चारों ओर अजीब सी शांति पसर गई, क्योंकि उनका ऑरा ही किसी के पसीने छुड़ाने के लिए काफ़ी था। उन्हें देखकर सब खड़े हुए। दोनों भाई जाकर सोफे पर बैठ गए। उनके ठीक पीछे एक्सेल और डेविड खड़े थे। अंश ने सबको हाथ से ही बैठने का इशारा किया तो सब बैठ गए। हेलो सर, मैं संजय पवार, समाजवादी पार्टी का प्रमुख आपका स्वागत करता हूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कहने पर मीटिंग के लिए मान गए। जैसे कि सब जानते हैं, इस मीटिंग की असली वजह क्या है? ये लंबा चौड़ा भाषण जनता के सामने देना। हमारे सामने सिर्फ काम की बात, फालतू नहीं बैठे हम। वंश ने इरिटेट होकर गुस्से में कहा तो एक बार के लिए उसकी आवाज़ से संजय भी सहम गया। सॉरी सर, हमारी पार्टी चाहती है आप दोनों का सपोर्ट हमें मिले। इस बदले हम आपसे वादा करते हैं कि आपके काम के बीच कोई नहीं आएगा। अपने लिए कोई भी अहम गवर्नमेंट फैसला लेने का हक आपको पार्टी के थ्रू मिल जाएगा। संजय ने अपनी बात पूरी की और दोनों के कोड एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब हो गया। एक आदमी जो पार्टी में बहुत खास जगह रखता था और पैसे पावर देने का ऑफर देने वाला खड़ा होकर कहता है, इसमें सोचना क्या है सर, सौदा घाटे का नहीं होगा। उसने अजीब सी मुस्कुराहट देकर क्लैप किया तो दो रिवीलिंग ड्रेस पहनी लड़कियां नज़ाकत से अपनी हिल्स टक टक करते हुए हॉल में आकर दोनों की तरफ बढ़ गईं। पार्टी के सारे लोग हवस भरी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। दोनों भाइयों के चेहरे एक्सप्रेशन लेस थे, इसलिए बता पाना मुश्किल था कि वो खुश हुए या नाराज़। एक लड़की वंश की तरफ झुकी, जिससे उसका क्लीवेज साफ दिखाई पड़ रहा था। उसने अपना हाथ वंश के कंधे पर रख बड़े ही सैटिस्फिक तरीके से छूने लगी। पढ़ाई करते हुए सोनू का दिल अचानक से ही बेचैन हो उठा। वो सारा सामान समेटकर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। तभी उसे नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। उसके कुछ समझने से पहले ही बहुत से गार्ड्स एक जगह को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक सोनू की तरफ पलटा, जो शैन था। उसने सोनू को देखकर स्माइल पास की तो सोनू भी मुस्कुराई और कुछ देर खड़े रहने के बाद अंदर चली गई। शैन ने चैन की सांस छोड़ी और गार्ड्स ने कहा, ले जाओ इसे और अच्छी तरह पूछताछ करना। बॉस के आने से पहले सब क्लियर होना चाहिए, वरना तुम्हारी लापरवाही की कोई माफ़ी नहीं होगी।
अपनी नज़रें ज़्यादा चौकन्नी रखो। सोनू को कुछ भी ना सूझा तो उसने वक्त देखा। शाम के 7 बज रहे थे। वो नीचे जाकर सीधा किचन में गई तो वहाँ खड़े सभी के पसीने छूटे। मैम, आपको जो भी चाहिए बता दीजिए, हम बना देंगे, एक शेफ़ ने कहा। सोनू यहाँ वहाँ सामान देखते हुए एप्रन पहनने लगी और कहा, मुझे जो भी चाहिए होगा वो मैं खुद बना लूँगी, आप सब जा सकते हैं। फीमेल स्टाफ कुछ कहने को हुई तो सोनू, जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उसने कहा, ये मेरा ऑर्डर है तो प्लीज़ मुझे यहाँ अकेला छोड़ो। वो अपना ध्यान बटाने के लिए कुछ करना चाहती थी और कुकिंग से बेटर ऑप्शन उसे नहीं लगा। समय भी बीत जाएगा और दोनों की याद भी नहीं आएगी। यही सोच वो लग गई काम पर। कुछ ही देर में उसने कई सारे इंडियन डिशेस बनाकर तैयार कर दी। समय देखा तो 9:30 बज चुके थे। वो रूम में गई और फ्रेश होकर नीचे आई। तब तक स्टाफ ने सब चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रख दी। शेन ने अंदर आते हुए कहा, मैम आप डिनर कर लीजिए, सर का मैसेज आया था, वो देर से आएंगे। कोई बात नहीं शेन भैया, मैं इंतज़ार करूँगी, तब तक आप डिनर कर लीजिए, सोनू ने कहा। नो मैम, मैं भी वेट करूँगा, शेन कहकर वापस बाहर चला गया। सोनू हाथों पर अपना सर टिकाकर दरवाजे को देखने लगती है। उस लड़की ने जैसे ही वंश के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी हाथ से अपना गला पकड़ते हुए फर्श पर गिर गई। वंश ने सिगरेट जलाकर मुंह में रखी और अपने हाथ में पकड़े खंजर के खून को नीचे पड़ी लड़की के कपड़ों से साफ करने लगा। पहली लड़की की हालत देखकर दूसरी लड़की सदमे में आ गई और चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर पसीना आ चुका था और अपना थूक निकलते हुए वो खड़े हो गए। अंश ने अपनी सर्द नज़र सब पर डाली और उठते हुए कहा, हमें खरीदना इतना आसान भी नहीं है। एक नज़र संजय पर डाली, सीधे हो तो सीधे काम करो। दोनों वहाँ से चले गए तो सबने अपना पसीना पोंछा। जिस आदमी ने उन लड़कियों को बुलाया था उसने कहा, सारे किए कराए पर पानी फिर गया, हटाओ इस लाश को यहाँ से। किसने कहा, पानी फिर गया, जाओ अब सब इलेक्शन के काम पर लगो, उनका सपोर्ट हमारी तरफ ही होगा। संजय ने मेन गेट जहाँ से दोनों गए थे उस ओर नज़र टिकाए हुए कहा, पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। अगर ये समझ आता तो आज तुम मेरी जगह होते, कहकर संजय भी वहाँ से निकल गया। रास्ते में अंश और वंश थोड़े परेशान हो गए थे। उन्हें वहाँ से निकलने में 10 बज गए थे और शैन ने बताया, सोनू उनका इंतज़ार कर रही है। वो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी घर पहुँचना चाहते थे। गाड़ी जैसे ही मेंशन के बाहर पहुँची, दोनों भागते हुए अंदर गए। आगे की सीट पर बैठे एक्सेल और डेविड हैरान रह गए। जो लोग किसी की परवाह नहीं करते थे, वो आज घर पहुँचने के लिए इतने उतावले थे। जिनमें से एक की रातें दुबई के किसी क्लब में गुजरती तो दूसरे की ऑफिस में। घर तो जैसे नाम के लिए खरीदा था उन दोनों ने। दोनों ने जैसे ही घर में कदम रखा, डाइनिंग टेबल पर सर रख कर कोई मासूम सी गुड़िया नजर आई। दोनों उसके पास पहुंचे और प्यार से निहारने लगे। सोते हुए भी वो इतनी क्यूट और मासूम लग रही थी कि उसे उठाने का भी मन नहीं किया उनका। पर उसने डिनर नहीं किया था, इस वजह से अंश उसे उठाता है। सोनू आंखें मलते हुए उन्हें देखती है और एक बड़ी सी स्माइल उसके फेस पर आ जाती है। सॉरी बच्चा, तुम्हें इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा, आगे से ऐसा नहीं होगा, वंश ने कहा। कोई बात नहीं, जाओ जल्दी, दोनों फ्रेश होकर आओ। सोनू की बात मानकर वो किचन में हैंड वॉश कर आ जाते हैं तो सोनू तीनों के लिए प्लेट में डिनर सर्व करती है। इतनी सारी डिशेस देख वंश, वाओ प्रिंसेस, आज कुछ स्पेशल है क्या? सब कुछ इंडियन, एंड वो भी इतनी सारी डिशेज। सोनू कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराकर उसे एक निवाला खिला देती है। वंश के चेहरे की चमक बताने के लिए काफ़ी थी कि उसे खाना बहुत पसंद आया है। सोनू ने जैसे ही अंश को खिलाया, उसकी भव्य तन गई। आज का खाना किसने बनाया है? उसने फीमेल सर्वेंट की तरफ देख पूछा तो वो पहले से ही काँप रही थी। अंश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर लड़खड़ा ही गई। सोनू ने अपना सर नीचे कर लिया, जैसे अब बस ज़मीन में धंसा देगी। उसने अपनी चेयर को वंश की तरफ खिसकाना शुरू कर दिया, क्योंकि अंश के गुस्से से वो बहुत डरती थी। वो सर
अंश ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा तो सोनू ने ये खाना मैंने बनाया है झट से कहा और वंश की बाहों में छुप गई। उसे पता था अगर अंश गुस्सा भी करेगा तो वंश उसे बचा लेगा। और मैं जान सकता हूँ हमारे मना करने के बाद भी तुम किचन में क्यों गई? अंश ने गुस्से में कहा और खड़ा हो गया। सॉरी, वो मैं बोर हो रही थी। आप दोनों की याद ना आए इसलिए खाना बना लिया। सॉरी, सोनू ने भरी आंखों से धीरे से कहा। तो अंश बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। सोनू वंश के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी तो वंश उसे शांत कराते हुए, प्रिंसेस हमने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने बात नहीं मानी। अब उदास मत हो और रोना बंद करो। तुम तो जानती हो ना उसे गुस्सा करने की आदत है, पर वो भी तुम्हारी बहुत केयर करता है और तुम्हें कोई तकलीफ ना हो इसलिए डांटा। मैं डांटने की वजह से नहीं रो रही। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और चले गए। मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया था? क्या मैं अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकती? ऐसी बात नहीं है गुड़िया, कहकर वो सोनू को गोद में बिठा लेता है। तुम्हें पता है हमारी ज़िंदगी में यह घर माँ के बाद कोई लड़की नहीं आई है। माँ हमें पालने के लिए दूसरों के घरों में खाना बनाने और झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। हम दोनों ने तभी सोच लिया था माँ को ऐसी ज़िंदगी देंगे उन्हें अपने पैर तक ज़मीन पर रखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये सपना ही रह गया। महज 5 साल के थे हम जब माँ गुजर गई। उनके जाने के बाद अंश ने खुद को पत्थर बना लिया और मेरे लिए माँ बन गया। इतनी सी उम्र में बहुत खतरों से भरे काम किए हैं उसने। वो तुमसे हमेशा माँ को ढूंढने की कोशिश करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि तुम ज़िंदगी में कभी किचन या घर में अटकी रहो। तुम क्वीन हो यहाँ की, जो सिर्फ राज करने के लिए बनी हो। बंजर ज़मीन सी थी हमारी ज़िंदगी। तुम वो बारिश हो जिसने इस ज़मीन को फिर से लायक बनाया है। सोनू बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन और समझ रही थी। वंश की आंखों में आए आंसू वो साफ कर कहती है, आज से मैं आप दोनों की सारी बातें मानूंगी और ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप दोनों को तकलीफ़ हो। चलिए फ़िलहाल डेविल को मनाने में मेरी हेल्प कीजिए। वंश ने सोनू के कान में कुछ कहा जिसे सुनकर वो चहक उठी और दोनों ऊपर चले गए। अंश लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठा हुआ था पर नज़रें पूरी दरवाजे पर टिकी थी। वो नाराज़ होकर तो आ गया पर दिल बार बार खुद को कोस रहा था सोनू को रुलाने के लिए। उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ और दरवाज़ा खोलकर वंश अंदर आया। अंश तिरछी नज़रों से दरवाजे को ही देख रहा था। शायद अब सोनू भी अंदर आए, पर उसकी सोच पर जल्दी ही पानी फिर गया और वंश दरवाज़ा बंद करके कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम गया और चेंज करके बेड पर आकर लेट गया। इस बीच उसने अंश से कुछ भी नहीं कहा। अंश समझ गया उसकी वजह से दोनों ने भी खाना नहीं खाया। कुछ देर बाद ना चाहते हुए उसने वंश को आवाज़ लगाई। वो तो मुंह छुपाकर सोने की एक्टिंग करते हुए इसी का इंतज़ार कर रहा था। हाँ बोलो, वंश ने बिना देखे ही कहा। अंश ने कहा, खाना खाया? वंश ने कहा, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है? अंश ने कहा, प्रिंसेस ने भी नहीं खाया। कुछ पल की शांति के बाद उसने धीरे से पूछा, नहीं खाया? तुम भूखी रहो और वो खा लेगी। इतनी भी सेल्फिश नहीं है वो, हर वक्त हमारी खुशी के बारे में ही सोचती रहती है। और तुमने बिना उसके दिल की बात जाने गुस्सा कर दिया। वंश बेड पर उठ के बैठ गया। वो यहाँ नहीं आएगी, रोते हुए गई है और अपना रूम भी लॉक कर लिया। मैंने आवाज़ दी पर वो नहीं आई। वंश ने मुंह फेरकर हंसते हुए कहा और दोबारा अंश की तरफ देख अपना चेहरा उदास बना लिया। अंश झट से खड़ा हुआ और वंश का हाथ पकड़कर, चलो जाकर उसे मनाते हैं। मैं क्यों जाऊं? अगर वो ज़्यादा गुस्से में हुई और मुझसे भी नाराज़ हो गई तो? तुमने रुलाया है, मनाओ तुम। अंश ने कहा, ऐसा मत बोल, वो मुझसे नहीं मानेगी। तुम इन सब में माहिर हो, चलो ना। वंश थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए उसके साथ चलने को राज़ी हुआ।
अंश ने अपने कमरे में खाना मंगाया और दोनों सोनू के रूम के बाहर खड़े हो गए। स्पेयर की पहले से ही अंश लेकर आया था, तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर गए। रूम की लाइट ऑन ही थी और सोनू ब्लैंकेट को सर पर लेकर सोई हुई थी। अंश धीरे से उसके पास जाकर बैठा। दूसरी ओर से वंश भी बैठ गया। अंश ने ब्लैंकेट खींचने के लिए हाथ बढ़ाया तो सोनू की सिसकियाँ उसके कानों में पड़ी। अंश ने फौरन ब्लैंकेट हटाया और सोनू को उठाकर बिठा दिया। सोनू का चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल था और आंखें भी सूजी हुई थी। वंश को लगा था उसने सोनू को समझाकर शांत कर दिया है, पर शायद वो हद से ज़्यादा ही इमोशनल थी और अंश की बातें उसके दिल पर लग गई थी। अंश ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही सोनू वंश के सीने से लग गई और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। अंश को ये देख बहुत बुरा लगा। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और साथ में गिल्टी भी फील हो रहा था। वो बेड से उठकर नीचे खड़ा हुआ तो वंश ने सोनू के बाल में हाथ फिराकर कहा, गुड़िया बस करो प्लीज़, देखो हमारा डेविल रो रहा है। जैसे ही सोनू ने ये सुना, झट से वंश से अलग होकर अंश को देखने लगी, जो अपने कान पकड़कर उसे ही देख रहा था। साथ ही उसकी आंखों के आंसू गालों पर उतर आए थे। सोनू बेड पर खड़ी होकर अंश के पास गई और उसके हाथ नीचे कर उसके गले लगते हुए बोली, आप सॉरी मत बोलो, गलती मेरी थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अंश ने कसकर उसे बाहों से उठा लिया। कुछ पल बाद वहाँ से वो सोनू को अपने रूम में ले गए। तीनों ने साथ में खाना खाया और बेड पर जाकर लेट गए। सोनू आराम से आंखें बंद कर लेती है, पर दोनों भाई कहाँ उसे आराम से सोने देने वाले थे। बेड पर दोनों के बीच वो फंस चुकी थी। दोनों की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर उसके शरीर में सिहरन पैदा हो रही थी। अंश ने सोनू की गर्दन पर अपना हाथ डाल उसके कंधे को चूमने लगा। वंश के हाथ सोनू की टी शर्ट में जाकर उसके पेट को सहला रहे थे और होंठ उसके गाल पर चलने लगे थे। उसने सोनू के गाल और कान को चूमते हुए ही उसकी टी शर्ट ऊपर कर निकाल दी। दोनों भाइयों के सामने ऐसे उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर दोनों ने तो अपनी शर्म कहीं बेच खाई थी। वो सोनू से थोड़ा दूर हुए और अपने शर्ट उतार कर फेंक दिए। दोनों की बॉडी एक से बढ़कर एक थी। यही वजह थी जो लड़कियां उनके पीछे पागल थी। ऐसे में अगर कोई उन्हें देख लेता तो टूट ही पड़ता उन पर हमारी भोली भाली सोनू तो उनकी हॉटनेस के पारा बचा देती। उनकी बॉडी को इग्नोर कर वो वापस उसके पार्ट्स लेट गए। अंश के हाथ उसके शरीर पर चल रहे थे। वंश ने अपने होंठ धीरे से उसके होठों पर रखे और पेशेंटली उसे किस करने लगा। जो सिसकियां अंश के कारण निकल रही थी वो वंश के मुंह में दबी जा रही थी। वंश थोड़ा दूर हुआ और उसके होठों पर अंगूठा फिराने लगा। अपने अंगूठा उसके होठों के बीच ले जाकर उसका मुंह खुलवाया और फौरन अपनी जीभ उसके मुंह में डाल दी। पूरे मुंह में अपनी जीभ फिराकर वो डीप किस कर रहा था। कुछ देर बाद सोनू को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो वंश ने उसके होठ को छोड़कर उसकी टी को मुंह में लेकर सक करने लगा। आज दोनों भाई उसे अपने प्यार का हर तरीके से एहसास कराना चाहते थे। अंश ने उसके पेट पर अपने होठ रख चूमना शुरू कर दिया। सोनू लंबी लंबी सांसें भर रही थी। जैसी वो थोड़ी नॉर्मल होती है, वंश वापस अपना मुंह खुलाकर अपनी जीभ अंदर डालकर उसकी जीभ के साथ खेलना शुरू कर देता है। वंश की डीप किस से सोनू को लगा जैसे आज वंश उससे निगल ही जाएगा। उसकी जीभ सोनू को अपने गले तक महसूस हो रही थी और इस कारण जल्द ही उसकी सांसें उखड़ने लगी। वंश फौरन पीछे हटा तो सोनू अपनी सांसों को संभालने लगी। वंश सोनू का हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट से फिराते हुए अपने एब्स पर फिराता है। सोनू ने एक नज़र दोनों को देखा और अचानक अपना मुंह तकिए में छुपाकर पेट के बल लेट गई। अंश ने दोनों को ब्लैंकेट से कवर किया और जब सोनू की तरफ देखा तो दोनों समझ गए उनकी प्रिंसेस ने मुंह फुला लिया है। वंश उसके बालों में हाथ फिराने लगा और अंश
उसके कान के पास जाकर फूंक मारता है तो सोनू अपना मुंह ऊपर करते हुए ये मैं दोबारा नहीं करूँगी। उसकी मासूम सी शिकायत और फूले हुए गाल देखकर दोनों को उस पर जी भरकर प्यार आता है। वो आगे बढ़कर उसके गाल चूस लेते हैं। जब वो दूर होते हैं तो सोनू अपने गीले गालों पर हाथ रखकर पोज देती है। अंश उसकी पीठ पर हाथ रख फिराता है और धीरे धीरे नीचे ले जाने लगता है। तब जाकर सोनू को एहसास हुआ उसने कुछ भी नहीं पहना। वो जल्दी से सीधी होकर ब्लैंकेट गले तक खींच लेती है। अंश ने कहा, क्या हुआ? छुटकू को शर्म आ रही है? उसने जानबूझकर ब्लैंकेट को खींचते हुए कहा तो सोनू ने अपने मुंह को भी अंदर छुपा लिया। मुझे मेरे कपड़े चाहिए, उसने पैर पटकते हुए कहा तो दोनों हंसने लगे। वंश ने पास ही पड़ी अपनी टी शर्ट उठाई और ब्लैंकेट के अंदर घुसकर उसे पहना दी। तब जाकर सोनू ने अपना शर्म से लाल चेहरा बाहर निकाला। अंश ने उसके सीने पर सर रखा, दूसरी तरफ से वंश ने, और उसने छोटे से हाथ अपने गले में लपेट लिए। सोनू पहले तो हैरान हुई, बाद में धीरे धीरे उनके बालों में हाथ चलाने लगी। आज एक ही दिन में इतना कुछ हो गया कि दोनों थकान के कारण नींद के आगोश में चले गए। सोनू भी कुछ देर बाद सो गई। आदत अनुसार अंश की आंख सबसे पहले खुल गई। सुबह 4 बजे उठने वाली सोनू को दोनों भाइयों ने बिगाड़ दिया था, जो अब 8 बजे से पहले पलकें भी नहीं हिलाती थी। अंश ने दोनों के माथे को चूमा और कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। उसके किस करने की वजह से सोनू की आंख भी खुल गई, पर उठने के लिए उसके प्रिंस का उसे रिहा करना ज़रूरी था। वंश ने उसे पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़ लिया था और अपने पैरों के बीच उसके पैरों को भी जकड़ लिया था। सोनू को अचानक ही शर्रत सूझी और उसने अपने बालों की एक लट पकड़ी और धीरे धीरे वंश के कान पर फिराने लगी। वंश नींद में ही कसमसाते हुए अपने कान में उंगली डालने लगा। सोनू मुंह दबाकर हंसी और वैसा ही उसके नाक पर करने लगी। अब वंश से कंट्रोल नहीं हुआ और ज़ोर से चीखा। सोनू पेट पकड़कर हंसने लगी। वंश की नींद खुल चुकी थी। वो समझ गया ये शरारत उसके छोटे शैतान की है। उसने एक झटके में सोनू को पलटकर अपने नीचे दबा लिया। सोनू समझ गई उसने शेर को छेड़ दिया है, अब उसकी खैर नहीं। वो अपने बचाव के लिए कुछ सोच पाती थी, तब तक देर हो चुकी थी। वंश उसके होठों पर टूट पड़ा था। सोनू को लगा वंश गुस्सा है, पर उसकी इतनी सॉफ्ट किस देख वो भी पिघलने लगी और अपना एक हाथ उसके बालों में और दूसरा उसकी पीठ पर रख उसे अपने ऊपर खींचने लगी। किस करते हुए वंश की होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उनकी प्रिंसेस उनके साथ इतनी कंफर्टेबल हो चुकी थी कि वो खुद से उन्हें करीब आने देती थी। होठों से उतरते हुए वंश धीरे धीरे गले तक आ गया था। साथ ही उसके हाथ शर्ट के बटन खोलने का काम कर रहे थे। शर्ट खोलने के बाद वो जैसे ही नीचे पड़ने लगा, उसके रोमांस का दुश्मन उसका फ़ोन बज पड़ा। वंश ने गुस्से में आंखें मीच ली और सोचा आज जिसकी भी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ है उसकी जान ही ले लेगा। वंश ने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। इस बीच वो सोनू के ऊपर ही था। सोनू ने उसके गले में बाहें डाली हुई थी और अपनी नाक से उसकी नाक को सहला रही थी। इस कारणवश वंश का ध्यान फ़ोन पर कम और सोनू पर ज़्यादा था। अचानक ही सामने से ऐसा कुछ कहा गया जिससे वंश के चेहरे का रंग उड़ गया। फ़ोन रख वो जल्दी से बेड से खड़ा हुआ तो सोनू भी उसका हाथ पकड़कर खड़ी हुई। बच्चा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तो क्या मैं जाऊँ? वंश ने उसके चेहरे को हाथों में भरकर कहा। सोनू ने मासूमी से अपनी गर्दन हिला दी। वंश ने कहा, ऐसे ही चला जाऊँ? अपनी बॉडी की ओर इशारा कर पूछा तो सोनू ने गौर किया वो इस वक्त सिर्फ लोअर में खड़ा था। सोनू ने कहा, नहीं नहीं, शर्ट पहन कर जाइए। वंश ने कहा, मेरी शर्ट तो तुमने पहन रखी है। सोनू ने अपनी तरफ देखा और वंश की आंखों की शरारत समझकर शर्ट कसकर पकड़ ली। आप दूसरी पहन लो, ये मुझे चाहिए, सोनू ने शर्मिंदगी से कहा। पर मुझे तो यही पहननी है। वंश ने आगे बढ़कर शर्ट कंधे से नीचे सरकाई। बटन ऑलरेडी खुले होने के कारण शर्ट उसकी बॉडी से फिसल गई। वंश ने फ़ौरन लेकर पहन ली और कहा, देखो इसमें से तुम्हारी खुशबू आ रही है, अब से रोज़ तुम मेरी ही शर्ट पहना करना।
पर सोनू ने शर्म से अपना चेहरा झुका रखा था। वंश ने ये नोटिस कर उसे बाहों में भर लिया और शैतानी से कहा, तुम बिना कपड़ों के भी बहुत अच्छी लगती हो। मेरे सामने ऐसे ही रहोगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोनू ने सुना तो गुस्से में वंश के सीने पर अपनी छोटी सी मुट्ठी से मुक्के बरसाए, जिसका कोई भी असर उस पर नहीं हो रहा था। वंश ने उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया और गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ ले गया। दरवाज़ा लॉक नहीं था तो वंश ने उसे खोल दिया और बाथटब में बैठे अंश की गोद में सोनू को रख कहा, इसे कॉलेज छोड़ देना, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, और इशारा कर कहा, मैं कॉल करके तुम्हें बता दूंगा। अंश समझ गया वह सोनू के सामने कुछ नहीं बताना चाहता तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी। वंश बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर चला गया। अंश ने बहुत प्यार से सोनू को अपनी बाहों में भर लिया तो सोनू ने अपना सर अंश के कंधे पर टिका दिया। अंश के होंठ उसके गर्दन पर हरकत करने लगे थे। करीबन आधे घंटे के बाद दोनों नहाकर बाहर आए। अंश ने सोनू को रेडी कराया और नाश्ता कराकर कॉलेज ड्रॉप कर दिया। सोनू एक ही बात खल रही थी, वंश बिना नाश्ता किए चला गया और उसने अंश को कह दिया था उसे याद से खाना खिलाए। सीधे एक घर में चला गया जो उनकी ही प्रॉपर्टी का हिस्सा था, पर सुनसान इलाके में होने के कारण वो हर बुरे काम को यही अंजाम देता था। शेन पहले से ही वहीं मौजूद था। कल घर आते ही शेन ने वंश को घर के बाहर आदमी मिलने की खबर दी थी, पर सोनू की टेंशन में वो उस बात को भूल गया था। पर उस आदमी से सच उगलवाने को वंश ने ऑर्डर दे दिए थे। वंश को पता चला वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऊपर से कल उसकी प्रिंसेस घर पर अकेली थी और इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो आया था। इसका साफ मतलब था वो सोनू को चोट पहुंचाने का ही मकसद था उसका। इसलिए वंश बिना नाश्ता किए और बिना नहाए ही यहाँ चला आया। वंश सीधे उस आदमी के सामने जाकर बैठा और उसके बाल पकड़कर चेहरा ऊपर किया। वो आदमी वंश को देख अजीब ढंग से मुस्कुराने लगा, जैसे उसे इसी का इंतज़ार था। वंश समझ गया ये इतनी आसानी से कुछ नहीं पकेगा। उसने उस आदमी को छोड़ा और पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से बैठा और शैन से पूछा, इसके परिवार में कौन कौन है? शैन ने कहा, एक बीवी, 2 बच्चे। उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वंश ने कहा, सब ने हमारे खिलाफ गलतफहमी पाल रखी है कि हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन कोई हमारे घर में घुसकर हमारी जान पर नज़र डालने की कोशिश करेगा तो हम उसे इतनी आसानी से जाने देंगे? उठा लाओ इसकी बीवी बच्चों को और इसकी आंखों के सामने टॉर्चर करके मारना, कहकर वो उठ खड़ा हुआ। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो दोबारा अपनी जगह बैठा। कुछ देर में ही वो बहुत टेंशन में अपनी गाड़ी में था और बार बार अंश का फ़ोन ट्राई कर रहा था, पर कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसने शेन से सब गार्ड्स को बुलाने के लिए कहा और अंश के लिए एक मैसेज डाल दिया। वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉलेज के बाहर पहुंचा और भागते हुए अंदर जाने लगा। कॉलेज छूट चुका था और वहाँ बहुत से बच्चे वंश को देखते ही पहचान गए। वंश ने सोनू को बाहर आता देख चैन की सांस ली। अचानक ही वहाँ गन शॉट हुआ और सब इधर उधर भागने लगे। कुछ ही पलों में पूरी जगह सुनसान और खाली हो गई। एक तरफ सोनू खड़ी हुई थी, उसके ठीक आगे शेन उसे कवर करता हुआ, उसके आगे कुछ गार्ड्स और उनके बीच वंश। सामने कम से कम 20 से 25 लोग थे जिनके हाथ में हथियार थे। वंश के गार्ड्स की तादाद उनके मुकाबले कम थी, इसलिए वंश ने एक बार पीछे मुड़कर सोनू की तरफ देखा जो डरी हुई उसे ही देख रही थी। वंश ने आंखें झपकाकर उसे शांत रहकर उस पर भरोसा करने को कहा और शैन को इशारा कर उसे ले जाने के लिए कहा। शैन ने सिचुएशन समझते हुए सोनू को ले जाने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था उसके बॉस के लिए खुद की जान से ज़्यादा सोनू की जान की परवाह है। शैन सोनू को लेकर चला गया था और अब वंश लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था,
पर अचानक ही उसे अपनी गर्दन में दर्द महसूस होता है। वो हाथ लगाकर देखता है तो खून की छोटी सी बूंद हाथ पर लगी थी। तभी उसे याद आया, भीड़ में सब इधर-उधर होने लगे। तभी किसी ने उसे धक्का दिया, उसकी गर्दन में कुछ चुभो दिया। धीरे-धीरे वंश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर उसके कुछ करने से पहले ही एक गोली उसके पेट पर आकर लग गई और वो ज़मीन पर गिर गया। सामने वाले लोगों, वंश के सारे गार्ड्स को भी एक-एक कर मार दिया। वहीं शेन अपनी गाड़ी रफ्तार से भगा रहा था, क्योंकि कुछ गाड़ियां लगातार उनके पीछे थीं। शेन के माथे पर पसीने की बूंदें थीं। उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, पर जिन्होंने उसे इज्जत की ज़िंदगी दी, उनकी जान इस वक्त उसके साथ और बहुत बड़े खतरे में थी। रश ड्राइविंग करते हुए वो उन गाड़ियों को चकमा देने का काम कर रहा था। अचानक ही कुछ गाड़ियां बीच रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकी, तो मजबूरन उसे रुकना पड़ा। पीछे वाली गाड़ियों ने मिलकर उन्हें घेर लिया था। उसने अपनी गन लोड कर सोनू को बाहर न आने के लिए कहा और खुद बाहर उतरकर गाड़ी लॉक कर दी और चाबी गाड़ी के नीचे फेंकी। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।